आप सभी साथियों को जय हिंद। मैं प्रबल आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार इन डेप्थ एनालिसिस आईडीए में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यूपीपीसीएस 2023 को लेकर के, उसके पैटर्न, उसके सिलेबस, उसमें कौन कौन से बच्चे इस बार पेपर दे सकते हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के उसके मेंस के सिलेबस को लेकर के आपके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आज मैं पूरे प्रमाणित तथ्यों के साथ, पूरे ऑथेंटिक आपके जो नोटिफिकेशन है उसके साथ, पूरे के पूरे ए टू जेड इसके एनालिसिस को लेके, डेप्थ में एनालिसिस को लेकर के आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के सदस्य बन जाइए और अपने जैसे बहुत सारे साथियों तक इस सेशन को शेयर करके उनको भी इस परिवार के साथ जोड़िए। तो सबसे पहले एक एक करके हम बात शुरू कर रहे हैं और आप सब लोग इसको ध्यान से देखें। हम लोग बात कर रहे हैं यूपीपीएससी। कहीं कहीं पे इसको बोला जाता है यूपीपीएससी, लेकिन कॉमनली लोग इसको यूपीपीसीएस कह करके संबोधित करते हैं। 2023 दिक्कत कैसे शुरू हुआ, दिक्कत कहां से शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला इस बार 2023 के लिए। इसमें टोटल आपके कितने पोस्ट है भाई? 173 पोस्ट है। अब सारे बच्चे जो बहुत लंबे समय से यूपीपीसीएस की परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, वो सब लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए बैठे, फॉर्म करने, क्योंकि ओटीआर पहले से करके रख लिए थे। अगर आपने भी ओटीआर नहीं किया तो आप लोग भी यूपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए आप कर लीजिए ओटीआर की, ताकि आपको फॉर्म भरते समय जल्दीबाजी का सामना ना करना पड़े और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने जो एप्लीकेशन है उसके दूसरे चरण को पूरा कर सके और आपका सही तरीके से सटीकता के साथ फॉर्म आपका अप्लाई हो सके। तो अगर आपने नहीं किया तो आप भी ओटीआर कर दीजिएगा। अब जब लोग फॉर्म भरना शुरू करें, जब साइबर कैफे में गए या अपने से भरना शुरू किए, तो उन लोगों को बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिनके लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस बार अगर आप एसडीएम के पोस्ट को लेकर के देखोगे, अगर इस बार डाईएसपी के पोस्ट को लेकर के देखोगे, तो उस तरीके के पोस्ट इस बार नहीं आए। इस बार जो आपके यूपीपीएससी के द्वारा जो पोस्ट आपके निकाले गए हैं, उस पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी एलिजिबिलिटी मांगा है, जिसमें जो पहले केवल और केवल बैचलर डिग्री होता था और बैचलर डिग्री से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते थे, तो ये पोस्ट इस बार है नहीं। इसके चलते आप लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो मैं एक एक चीजों को लेकर के डिस्कशन करूंगा। एक तो ये है कि सर हम क्यों नहीं फॉर्म भर सकते, हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, कौन अप्लाई कर सकता है, एक ये सवाल है। दूसरा सवाल क्या है कि सर बहुत हो हल्ला हुआ, सारे लोगों ने लाखों लाखों व्यूज लिए और सब लोगों ने आकर के अलग अलग तरीके से अपनी बातें बताई और उन्होंने बोला कि यूपीपीसीएस का सिलेबस चेंज हो गया है। तो क्या परिवर्तन हुआ है? तो वो परिवर्तन आपके जो मुख्य परीक्षा है, मेंस जिसको आप बोलते हैं, उसमें चेंजेस हुआ है। क्या हुआ है उसको भी आज हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ एक बार में पूरा प्रोसेस, जो प्रक्रिया है प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के साक्षात्कार तक, उसको मैं आप सब लोगों के बीच में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम सब लोग आज डिस्कस करते हैं कि जो यूपीपीसीएस 2023 का जो आपका नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन को लेकर के डिस्कस करते हैं। कौन कौन से लोग आपके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कितना आपका टोटल एप्लीकेशन का फी है, उन सब चीजों को बताते हैं। और उसके बाद हम सब लोग आ जाएंगे अपने दूसरे पहलू पे, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के साक्षात्कार तक के पाठ्यक्रम की चर्चा आपके बीच में करेंगे। तब तक आप सब लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ये मैं आप सब लोगों के बीच में अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैंने डायरेक्टली ये नोटिफिकेशन आपके लगाया है, जो यूपीपीसीएस, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो एक एक करके आपको चीजें समझ में आएगी। 3 मार्च को ये एडवर्टाइजमेंट आया था, तो मैंने डायरेक्टली इसी कटिंग को लगाया है कि ना आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े और आपके मन में भी कंफ्यूजन नहीं होगा और मैं भी कॉन्फिडेंस में होगा कि मैं डायरेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार की जो आपके नोटिफिकेशन वो आपके सामने रख रहा हूं। एक एक करके आप चीज को देखिए। ये सवाल सीधे तौर पे पहले ही बोला है कि ओटीआर नंबर made available to them by the commission in their interest by completing OTR process, because OTR number will be mandatory at the time of filling online application for mains examination.
तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप ओटीआर पहले कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म के बारे में, क्योंकि अगर ओटीआर आपको नहीं होगा तो कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट फी एंड फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड दिस विल बी डिप्राइव्ड ऑफ सच प्रेशियस अपॉर्चुनिटी। द प्रोसेस ऑफ ओटीआर विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल एग्जामिनेशन आफ्टर 1 अप्रैल 2023। इसका मतलब ये सीधे तौर पे क्या बता रहा है कि अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद जितने भी आपके पेपर होंगे, उन सब के लिए ओटीआर मैंडेटरी है। अगर आप ओटीआर नहीं करते हो और आपने प्रीलिम्स दे दिया, पास भी कर गए, तो मेंस की परीक्षा में ओटीआर नंबर मांगेगा। तो इसीलिए इसको आप हल्के में ना लेकर के, अगर आपने नहीं किया तो ये ओटीआर कभी भी, सालों भर, कभी भी, किसी भी महीने में, किसी भी डेट को आप कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ओटीआर को कर लीजिए। चलिए अब हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। अब इस सवाल क्या बता रहा है कि इस बार अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो अगर आप यूआर कैटेगरी में हो, कौन से कैटेगरी में हो आप? यूआर कैटेगरी में हो आप। तो यूआर कैटेगरी में आप देखोगे कि आपको टोटल कितना 125 रुपया फी लगेगा, टोटल 125 रुपीज। तो चाहे आप यूआर में हो तब भी 125 लगेगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तब भी 125 लगेगा, अगर ओबीसी से हो तब भी आपको 125 लगेगा। इसका मतलब क्या कि फी में ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी को लेकर के कोई विशेष प्रकार की छूट नहीं है, सबको आपको 125 रुपया। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो 65 रुपया, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज तो आपकी 25 रुपया केवल फॉर्म का है, एक सर्विसमैन आपके टोटल 65 रुपया है। अब आपने बोले कि चलो सर फी समझ में आ गया, तो फिर आपको पता लग गया कि अगर इस बार जो भी बच्चे एलिजिबल है, अगर वो फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनको, अगर वो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से आते हैं तो 125 रुपया, एससी और एसटी से आते हैं तो 65 रुपया, और आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो उनको केवल और केवल 25 रुपया आपको दिया जाएगा। अब हम सीधे तौर पे यहाँ पे आ जाते हैं कौन से इस पे भाई, तो इसके एग्जाम को लेकर के एक एक करके हम समझेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके वैकेंसी को लेकर के। इसके वैकेंसी के बारे में बात करें तो प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस, जिसको पीसीएस एग्जामिनेशन, इज अबाउट 173। यानी टोटल इस बार अगर हम पोस्ट के बारे में बात करें तो यूपी पीएससी के द्वारा इस बार टोटल कितने पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है? 173 पोस्ट के लिए निकाला गया है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर कौन से बच्चे दे सकते हैं? तो जिसका जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स होना चाहिए, सॉरी 21 ईयर होना चाहिए, 21 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए अपर एज में अलग अलग तरीके के आपके छूट है, लेकिन मिनिमम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो डिग्री होना चाहिए आपके पास वो बैचलर होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर के इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो इस बार आपकी टोटल 173 आपके जो पोस्ट है वो आपके भरे, लेकिन उम्मीद किस चीज की है? उम्मीद इस चीज की है कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस या रिक्वायरमेंट्स, इसको बढ़ाया भी जा सकता है और इसको घटाया भी जा सकता है। तो अलग अलग तरीके की आपकी पोस्ट है, जैसे यहाँ पे पोस्ट है आपके डिप्यूटी कलेक्टर, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इस तरीके के यूपी पीसीएस के अंतर्गत आपके ये सारे पोस्ट आते हैं। आपके डिप्यूटी कलेक्टर जिसको एसडीएम बोलते हो, डीएसपी आ गया, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ आ गया, उसके बाद असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर आपके कमर्शियल टैक्स में, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स, ये सारे के सारे आपके पोस्ट आते हैं। आपने बोला कि चलो सर ये भी ठीक है, ये सारे के सारे पोस्ट आते हैं। अब देखो दिक्कत कहां पे हो रहा है? दिक्कत यहां पे हो रहा है कि जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें दिक्कत क्या हो रहा है। इसमें दिक्कत ये हो रहा है कि ये सारे पोस्ट आपके खुल करके आ रहे हैं। तो देखो दिक्कत क्या है, जैसे इसमें जो पोस्ट है सब रजिस्ट्रार, इस पोस्ट के लिए आप तभी एप्लीकेबल हो जब आप लॉ ग्रेजुएट हो। इसका मतलब क्या है कि आपने किसमें एलएलबी आपने किया है, लॉ ग्रेजुएट हो, तब जाकर के आप सब रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए आप कर सकते हो। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कब बन सकते हो? जब आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिया है। और कौन से सब्जेक्ट में आपने लिया है? इकोनॉमिक्स में पीजी किया है आपने, सोशियोलॉजी में पीजी किया है आपने, कॉमर्स में आपने पीजी किया है, लॉ में पीजी किया है, लेबर रिलेशन में किया है, लेबर वेलफेयर में किया है,
लेबर लॉ में किया है, सोशल वर्क में किया है, सोशल वेलफेयर में किया है, ट्रेड मैनेजमेंट में किया है, पर्सनल मैनेजमेंट में किया है, तब जाकर के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए आप एप्लीकेबल। फिर आ जाता है असिस्टेंट कंट्रोलर आपके लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2। ये क्या है? फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन अदर देन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड और डिक्लेयर्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर एनी लॉ, डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब चीज, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी इस पोस्ट के लिए आप तब एप्लीकेबल हो जब आपके पास ये है। फिर उसके बाद और कुछ पोस्ट आ जाता है जिसको आप लोगों को यहाँ पे देखने की जरूरत है, मैं आपको बता ही देता हूँ। फिर उसके बाद लॉ ऑफिसर, तो लॉ ऑफिसर की पोस्ट के तभी आप एप्लीकेबल हो जब आपके पास बैचलर डिग्री किसमें? लॉ में है। फिर उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी, तब आपको जब मास्टर डिग्री कम से कम 50% के साथ किसमें भाई? जियोलॉजी और डिप्लोमा में। टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स कब हो? जब पोस्ट ग्रेजुएट पीजी है आपके पास 50% के साथ, जियो फिजिक्स में, अप्लाइड जियो फिजिक्स में, जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी में। फिर टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के लिए कब? जब बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में 55% मार्क्स। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा था कि अगर सर किसी ने बीकॉम किया है तो क्या वो इस बार यूपीपीसीएस के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं? तो बिल्कुल है, वो टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के लिए फॉर्म को भर सकता है। और वो उसके लिए क्या चाहिए? बैचलर डिग्री इन कॉमर्स चाहिए। या तो कॉमर्स में उसने बैचलर डिग्री किया है तो उसको बीकॉम बोला जाएगा, या उसने इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री किया, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शंस है कि कम से कम उसके 55% मार्क्स आपके चाहिए, 55% आपके मार्क्स चाहिए, तभी इस बार भर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस बार आप अगर पुराने तरीके से चीजों को सोचोगे कि सर हम जैसे पहले फॉर्म को आपके अप्लाई करते थे, जैसे पहले फॉर्म को हम भरते थे, तो क्या उस तरीके से हम भर सकते हैं? तो आंसर होगा कि नहीं भर सकते। आंसर होगा कि नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो वाला पोस्ट नहीं है जिसमें केवल और केवल बैचलर डिग्री आपके मांग है। इसमें स्पेसिफिक आपके पोस्ट दिए गए हैं जिसमें आपके अलग अलग आपकी डिग्री की वैधता है कि अगर ये आपने किया तभी इस पोस्ट के लिए आपके एप्लीकेबल है। आपने बोला कि चलो ठीक है, तो सर अब क्या किया जाए? तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर पोस्ट बढ़ता है, अगर पोस्ट बढ़ता है, मान लीजिए कि जब पोस्ट आपके बढ़ेगा तो फिर से आपकी वो सारी चीजें आएगी, तो उसका नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, जो कि आपके जीके जीएस बाई प्रबल सर यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे क्लास आपकी हो रही है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम सीधे तौर पे जब ये फॉर्म आएंगे तो इसके फिजिकल मेजरमेंट से लेकर के वो सब चीज मैं आपको बता दूंगा। ये चीज आपको, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो आपके पास कैंडिडेट्स मस्ट पास बैचलर डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप टू द लास्ट डेट फॉर आपके रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी डिग्री फाइनल आपके पास होना चाहिए। ये चीज आपको बता रहा है कि तब जाकर के आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर एज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये समझना है कि सर एज होना क्या कितना चाहिए भाई? तो मिनिमम 21 साल आपके एज होना चाहिए, जो आपको बताया गया है। और मैक्सिमम एज के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अलग अलग आपके जो कैटेगरी के लिए अलग अलग आपके जो एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है और ये अच्छे से आपको समझना है। ये अलग अलग आपके रिजर्वेशन ये आपको दिया गया है, अलग अलग आपके रिजर्वेशन की बात आपको यहाँ पे करा गया है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे यानी जो 21 साल के वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपके 35 साल तक भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और कैटेगरी है तो आप उस कैटेगरी का यूज करके और बढ़ा सकते हैं। जैसे तो देखो 21 साल है मिनिमम और मोस्ट नॉट हैज क्रॉस द एज ऑफ 40 इयर्स, यानी 21 साल से लेकर के 40 साल तक, 40 साल तक आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसके बाद 5 इयर्स किसके लिए भाई? शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ यूपी, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ यूपी, यानी ओबीसी और ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं, यूपी के ओबीसी, एससी एसटी, ये सारे कहा कि यूपी के। तो अगर आप यूपी के ओबीसी हो तो काउंट किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि बिहार के आप ओबीसी हो तो यूपी में आपको ओबीसी नहीं, यूपी में आपको जनरल के तौर पे काउंट किया जाएगा। यूपी के अलावा किसी भी दूसरे स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्रॉस करते हो तो, लेकिन आपको वहां आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पे यूपी में आप जनरल के रूप में काउंट होंगे। जो बच्चे यूपी के हैं उनके पास यूपी का डोमिसाइल है,
और वो अगर यूपी के इन सेक्शंस में आते हैं तो उनको इस प्रकार का छूट मिलेगा। तो अगर आपको नहीं भी मिलेगा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। इससे ज्यादा एज क्या चाहिए, 21 से 40 साल तक आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं इसके जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसके बारे में, क्योंकि और सब चीज हमारे बारे में, ये फोटो अपलोड करने के लिए ये सब चीज आप अच्छे से जानते हो कि जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। आप लापरवाही से करोगे, उसमें ही गलती करोगे तो फिर आपसे कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि आप इस पेपर के लिए सीरियस हो। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके एग्जामिनेशन के प्लान को लेकर के। अगर हम इसके एग्जामिनेशन के प्लान के बारे में बात करें तो देखिए, द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द कंबाइंड स्टेट या अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2022 कंप्राइजेस 3 सक्सेसिव स्टेजेस, यानी 3 आपके स्टेजेस होंगे। इसको मैं अलग से लिखते भी जाता हूं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। तो अगर हम यूपीपीएससी के बारे में बात करें, अगर हम इसके स्टेजेस के बारे में बात करते हैं तो इसके 3 स्टेजेस हैं। आपने बोले कि कौन कौन से हैं सर, तो इसके 3 स्टेजेस हैं। एक जो है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आप बोलते हो। तो एक हो गया प्री, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया भाई, मेंस हो गया, जिसको आप मुख्य परीक्षा बोलते हो। और तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हो, साक्षात्कार परीक्षा आप कहते हो। ये 3 लेवल पे पेपर पहले भी होता था, अब भी होगा। ये चीज आप पहले से भी आप जानते आए हैं। जो प्री वाला जो पेपर होगा वो आपके एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होंगे और उसके आपके 4 ऑप्शंस होंगे। मेंस का जो परीक्षा होगा उस मेंस के परीक्षा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि ये रिटेन होगा, आपको पूरे तरीके से लिखना पड़ेगा। और ये इंटरव्यू क्या होता है, आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, जिसमें आपसे कुछ अवेयरनेस की चीजें, आपके जो आपका डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड, आप क्यों आना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, इससे रिलेटेड जो आपकी बातें हैं वो आपकी पूछी जाएगी। अब हम लोग आ जाते हैं इसके एक एक चीजों को जानने के लिए। सबसे पहले इसके प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब हम इसकी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा, इसके 2 आपके पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। एक दिन में होता है, एमसीक्यू होता है, और 2 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर होता है। ये अब एक एक करके ध्यान देखो। जो पहला पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं भाई, 150 क्वेश्चन होते हैं। जो दूसरा पेपर होता है उसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं भाई, 100 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा जो पेपर होता है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये देखो, जो दूसरा वाला पेपर है वो होता है आपके क्वालिफाइंग नेचर का। वो क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर। यानी कहने का मतलब अगर मैं बोलूं कि सर कट ऑफ कौन से पेपर से बनेगा, तो कट ऑफ आपके पहले वाले पेपर से बनेगा। कट ऑफ आपके पहले वाले पेपर से बनेगा, लेकिन पहला वाला पेपर तब चेक होगा जब दूसरे वाले पेपर को आप क्वालिफाई करेंगे। तो क्वालिफाइंग नेचर कितना है सर, तो टोटल के आपके 33%। अब इन चीजों को हम नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को आप देखोगे तो यहां पे दिया है, द पेपर्स शैल बी 200 मार्क्स ईच एंड ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। तो यहां पे आप नोट करते जाइएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पेपर होगा ये भी 2 घंटे का होगा, और कितने मार्क्स का होगा भाई, 200 मार्क्स का होगा। और ये वाला जो पेपर होगा ये भी कितने घंटे का होगा, 2 आवर्स का होगा, और कितने मार्क्स का होगा भाई, 200 मार्क्स का होगा। यानी प्रीलिम्स के जो दोनों पेपर आपके होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों आपके 2 आवर्स के होंगे, 2 घंटे के 2 घंटे के, और इक्वल आपके मार्क्स 200 मार्क्स के 200 मार्क्स के। यानी टोटल आपके एक दिन में 4 घंटे पेपर में बैठने आपको, और टोटल 400 मार्क्स के पेपर होंगे। लेकिन जो 200 नंबर वाला पेपर उसमें 33%, यानी केवल आपको 66 नंबर लेकर के आना है, और 66 नंबर लेकर के आएंगे तब आपका दूसरा पेपर, ये पहला वाला पेपर जो है वो चेक होगा, और कट ऑफ इसी से आएगा। इसमें अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपके नंबर काउंट नहीं होते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। सारा कट ऑफ इसी से बनता है। तो आप इस बात को समझ गए। अब देखो इसमें क्या बोला है, सीधे ये बोला है कि जो पेपर होगा, बोथ द पेपर शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस,
150 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में होंगे जिसको आप जीएस का पेपर बोलते हो, और 100 क्वेश्चन पेपर 2 में होंगे जिसको आप सीसेट का पेपर बोलते हो। अब ये भी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या आपके पूछे जाते हैं। जो पेपर 1 होगा वो 9:30 AM सुबह से शुरू होगा, 11:30 में खत्म हो जाएगा। तो 9:30 से 11:30 खत्म हो गया। फिर उसके बाद कुछ देर आपको गैप मिलेगा, लगभग 2 घंटे का गैप मिलता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, जो भी आपको नाश्ता पानी करना है थोड़ा सा कर लीजिए, और फिर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका होगा। और मैंने आपको बता दिया कि जो पेपर 2 ऑफ द पीटी विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एट 33%। इट इज मैंडेटरी। अब मान लीजिए कि किसी को लगा कि सर ये दूसरा वाला पेपर तो केवल क्वालिफाइंग है तो हम पेपर नहीं देते हैं, तो ये गलत है। पेपर जब नहीं दोगे तो आपका पहले वाले भी पेपर चेक नहीं होगा, तो इसीलिए पेपर आपको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो आपका सीधे तौर पे क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद आपके अंदर क्वेश्चन होगी, चलो सर ठीक है, इसमें कहीं पे आपकी निगेटिव मार्किंग्स के बारे में नहीं बता रहे, तो हम भी निगेटिव मार्किंग के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। कहीं पे भी निगेटिव मार्किंग के बारे में आपको डिस्कस नहीं किया है, ठीक है ना भाई, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो आपके मेरिट बनेगा वो पेपर 1 ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, पेपर 1 के आधार पे आपके बनेगा ये चीज है। अब हम लोग जो आ जाते हैं, अब जो सबसे बड़ा जो आपका दिक्कत हो रहा है वो किस चीज को लेकर के हो रहा है सर, मेंस को लेकर के हो रहा है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया प्रीलिम्स, अगर आप कट ऑफ को आप पार कर गए, अब आएंगे मेंस में। मेंस में इन दो को लेकर के दिक्कत हो रही है, इसको लेकर के दिक्कत हो रही है, इसको लेकर के दिक्कत हो रही है। बाकी तो आप पहले से ही जानते हैं भाई, देखो ये सारे कन्वेंशनल है, इसका मतलब क्या है, सब के सब रिटेन है। तो मेंस में टोटल कितने पेपर होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग आ जाते हैं मुख्य परीक्षा में। लेकिन ये तो आप समझ गए, तो जो पेपर 1 होगा उसमें किसके सवाल होंगे, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करेंट अफेयर, यूपी जीके, सबके सब। और पेपर 2 में किस तरीके के सवाल होंगे आपके, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के, इस तरीके के आपके सवाल होंगे जो आपको सीसेट हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मेंस की परीक्षा। अब मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस में इसके टोटल कितने पेपर है भाई, 8 पेपर है। अब 8 में सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो एक आपको दिखाई देगा जनरल हिंदी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में काम करने जा रहे हैं। खूब अच्छा आपको इंग्लिश आता है, लेकिन वहां के लोगों की समस्या ही नहीं समझ पाएंगे आप, तो क्या फायदा। तो आपको हिंदी आना जरूरी है, तो सामान्य हिंदी का पेपर है। उसके बाद दूसरा है एसी, तो ये यूपीएससी में भी होता है, यहां पे भी होगा। अब इन दोनों को देखिए कितने कितने मार्क्स का है, आप समझिएगा। जो जनरल हिंदी है 150 मार्क्स का, और एसी जो है 150 मार्क्स का। इन दोनों को 150 नंबर का रखा गया, ये भी 150, ये भी 150। अब ये दो हो गया। अब इन दोनों के बाद टोटल आपके 4 किसके पेपर आएंगे, जीएस के पेपर आएंगे, जो यूपीएससी में होता है, जैसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। तो इसमें क्या होगा, तो जीएस पेपर 1 में जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो जाएंगे, इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस हो जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है भाई, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। पेपर 2 में जब आप आइएगा तो पेपर 2 में पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन ये रिटन आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है। पेपर 3 में साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, और पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ये होगा भाई, ठीक है ना, ये होगा। अब ये सारे के सारे कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स। ये भी कितने होंगे, 200 मार्क्स। ये भी कितने होंगे, 200 मार्क्स। और ये भी कितने होंगे, 200 मार्क्स। अब इसमें चेंजेस क्या हुआ है, जीएस के 2 और पेपर आपके ऐड कर दिए गए हैं, 1 और 2, 2 पेपर और आपके ऐड कर दिए गए हैं। तो यहां पे जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो ये है कि इसके पहले इन दोनों की जगह पे आपको क्या दिखता था भाई, आपको दिखता था ऑप्शनल सब्जेक्ट। कोई हिस्ट्री लेता था, कोई तो पॉलिटिकल साइंस लेता था, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता था, कोई हिंदी लेता था, कोई संस्कृत लेता था, कोई अलग अलग तरीके के आपके लेते थे। लेकिन अब यहां पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त करके यहां पे जीएस पेपर 2 आपके यूपी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। किससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि यूपी जीके को आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ना पड़ेगा,
और मेंस में भी किसी क्वेश्चंस को लिखते समय आपके यूपी के एग्जांपल्स अगर आप दीजिएगा, अगर आप हिस्ट्री में भी कुछ बता रहे और यूपी के एग्जांपल्स दीजिएगा, तो उससे आपकी जो उत्तर है और ज्यादा आपके मजबूत होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रीलिम्स में जब आप यूपीजी के पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रख करके पढ़िए कि मेंस में भी आपको यूपीजी के लिखना है। तो ये जो दोनों आपके पेपर होंगे, चौथे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 7वां और 8वां जो पेपर होगा ये भी 200 मार्क्स का होगा। ये भी कितने नंबर का होगा? 200 मार्क्स का। ये भी कितने होगा? 200 मार्क्स का। इसका मतलब क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6, 6 गुने 200 यानी 1200 नंबर का ये पेपर हो गया, ठीक है। और उसके बाद 2 × 150 यानी 300 नंबर का ये पेपर हो गया। तो टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया भाई? मेंस में टोटल 1500 मार्क्स के पेपर होंगे। टोटल 1500 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, जिसमें से एक तो जनरल हिंदी होगा, एक एसी होगा, 4 आपके जीएस के पेपर होंगे, और 2 जो इस बार चेंज किया है ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा करके यूपी से रिलेटेड आपके पेपर होंगे, जो एक अच्छा कदम है कि यूपी के बारे में पेपर हो रहा है तो यहाँ पे आपको होना चाहिए। तो यही चीज आप देख रहे हैं ना, जीए जनरल स्टडीज 5th पेपर और 6th पेपर। तो 4 पेपर तो पहले से भी होता था, लेकिन यहाँ पे 2 पेपर और ऐड कर दिया है। अब देखिए इसमें बता रहे कि कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑल पेपर शैल बी कन्वेंशनल टाइम एंड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस 3 hours टाइम इज अलाउड। 200 मैक्सिमम मार्क्स हैज बीन अलॉटेड फॉर ईच जनरल स्टडी पेपर, आपके क्वेश्चंस पेपर। तो इसके लिए आपने देखा ना कि जो आपके सारे पेपर के लिए इसमें 3 hours ईच, सारे पेपर के लिए कितने आपके घंटे मिलेंगे? टाइम 3 घंटे। प्रीलिम्स में कितने मिलते थे? 2 घंटे। यहां पे कितने मिलेंगे आपको? 3 घंटे मिलेंगे। तो ये चीज आपको मेंस के हिसाब से। अब आपने मेंस कर लिया, अब मेंस के बाद आपको क्या मिलेगा भाई? मेंस के बाद आपको सीधे तौर पे इंटरव्यू। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है कि मिनिमम, तो ए कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सच मिनिमम मार्क्स इन द पेपर ऑफ जनरल हिंदी as may be determined by the government or the commission as the case may be। तो इसका मतलब क्या है कि जो जनरल हिंदी वाला पेपर है उसमें अगर मान लो कि गवर्नमेंट अगर ये डिसाइड करती है कि इसमें इतना मिनिमम मार्क्स आना चाहिए, तो उतना मिनिमम मार्क्स आप लेकर के आइएगा, तब जाकर के जीएस के जो बाकी 7 पेपर है आपके वो चेक होंगे। तो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर डिसाइड करता है तो। उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। उसके बाद क्या होगा? अगर आपने प्रीलिम्स भी पास कर लिया, मेंस भी पास कर लिया, अब क्या होगा? आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। तो अगर आपने मजबूत स्थिति आपने प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में आपने कर लिया तो आपको समझ में आ गया। तो देखो प्रीलिम्स का जो पेपर है वो कितने नंबर का हो गया? 200 + 200 यानी टोटल आपके 400 मार्क्स का। और जब आप मेंस में आए तो मेंस में कितने नंबर का पेपर हो गया भाई? तो मेंस में आपके 1500 मार्क्स का पेपर हो गया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, इंटरव्यू में आ जाते हैं, तो इंटरव्यू में 100 मार्क्स का पेपर आ गया, यानी टोटल आपके कितने हो गए? 2000 मार्क्स, 2000 नंबर के पेपर आपके होते हैं। और टोटल कितना घंटा देना पड़ता है? तो 4 घंटा यहाँ पे देना पड़ता है। और यहाँ पे कितना भाई? 3 × 8 यानी 24 घंटा यहाँ पे आपको देना पड़ता है। और यहाँ पे जितना यानी 28-29 घंटे का पेपर होगा। और 28-29 घंटे का पेपर आप कब क्वालिफाई कर सकते हैं? कब? जब आपके पास कम से कम 28 महीनों को 29 महीनों का मेहनत होगा, और वो भी कंटिन्यूटी के साथ, डेडिकेशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ, तब इसको कर सकते हो। लेकिन जो आपका जो पूरा का पूरा जो कट ऑफ बनेगा वो मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से बनेगा। और मेंस में भी आप जनरल हिंदी वाले पेपर को क्वालिफाइड नेचर का मान के चलिए, इसका मतलब कि उसमें भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जो आपके बच गया उसमें से आपको इस तरीके का ये इस बार का सिलेबस है जो मैंने आपको बताया। तो आप लोग इस बात को लेकर के जो परेशान थे कि सर क्या होगा नहीं होगा, तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है देख लीजिए भाई। तो इंटरव्यू में आपको सीधे तौर पे द टेस्ट विल रिलेट टू द मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कीपिंग द मैटर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट in view and for general awareness, intelligence, character, expression, power, personality and general suitability for the service। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, अब आ जाता है सिलेबस की बात। तो जब सिलेबस के बारे में बात करें तो जब हमारा सिलेबस आ जाता है तो सिलेबस में हम जीएस पेपर 1 की बात करेंगे, यानी कहने मतलब कि प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 की बात करेंगे। तो प्रीलिम्स में देखो कहां से क्वेश्चन भाई, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन, वो चाहे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो चाहे नेशनल इंपॉर्टेंस का हो।
हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी इंडिया का हिस्ट्री। तो इसका मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पीसीएस के एग्जाम्स के लिए, आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसमें फिजिकल, उसके सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, क्या पढ़ना है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर। उसके बाद जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। आपको इसमें पीएचडी नहीं होना चाहिए, आपको मतलब पता होना चाहिए। और उसके बाद जनरल साइंस एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। अभी सवाल बोले कि किस किस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग क्लास में कराते हैं, वो आपके क्वेश्चंस होंगे। ये आपका हो गया भाई। अब चलिए अब आगे हम लोग किसमें, आपके आपके आगे इसमें पेपर 2 में आगे इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, ये सब क्वेश्चन बताया भाई। उसके बाद देखिए इसमें फिर 2 घंटे का पेपर 2 होगा, उसको बोला जाएगा जनरल स्टडीज 2, और उसको बोलते हैं सीसेट। इसमें कंप्रिहेंशन क्वेश्चन रहेगा, इंटरपर्सनल स्किल रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग जो आपके प्रतीक्षा डेली शाम को 7 बजे आपके कराते, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10th लेवल तक आपके रहेगा, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जनरल इंग्लिश, उसके बाद जनरल हिंदी। ये सारे के सारे आपके पेपर 2 में आएंगे, 2 घंटे का 200 मार्क्स का। अब आप पूछोगे कि सर आपका इसमें क्या बोलते हैं कि इंग्लिश में यही सब, हिंदी में यही सब जो आपको पता है। अब आपके अंदर है कि सर ये वाला जो बात है कि जो हिंदी में जो मेंस में हमको लिखना है, तो हिंदी में आपका आएगा सीधे तौर पे, उसमें गद्यांश आ जाएगा, प्रेसिस राइटिंग आ जाएगा, उसमें आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, इंग्लिश में उसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे जो बात आ जाता है कि जो 1, 2, 3, 4 के संदर्भ में पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। जैसे पेपर 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस, पेपर 2 में पॉलिटिकल, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, पेपर 3 में साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन, पेपर 4 में इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। जो 5वां और 6ठा जो इस बार नया ऐड किया गया है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा करके, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित विस्तृत और व्यापक पाठ्यक्रम, यानी यूपी को पूरे, अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो उपयुक्त से संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब आपके आयोग के पास आ जाएगा, आयोग अगर अपलोड कर देगा, तो हम अपने से कोई भी अंदाजा नहीं लगाना चाहते। आयोग जब आपके अपलोड कर देगा, तो हम भी आपके उन चीजों को आपके बीच में रखने की कोशिश करेंगे, और कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की होगा नहीं। तो मैंने आप सब लोगों को बता दिया, ये चीज हमें नहीं लगता है कि अब आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी होनी चाहिए। तो आप सब लोग इस बात को शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और शानदार तरीके से चीजों को आपने समझ भी लिया होगा। अब हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत यूपी पीसीएस की परीक्षा से लेकर के आप सब लोगों को होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये जो पाठ्यक्रम है प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू का, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी साथी इस सेशन से सेटिस्फाइड हैं और आपको लगता है कि नहीं सर ये चीज हमने क्या कर लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया है, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी किसी एग्जाम के बारे में या किसी चीज के बारे में अगर आपको चाहिए जानकारी, या कुछ और चीजें आप सीखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सर इस वाले एग्जाम के बारे में हमें आप बताइए, इस वाले एग्जाम के सिलेबस को बताइए, इस न्यूज को बताइए, इन बातों को बताइए, तो आप इस सेशन के नीचे, इस वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट करके कर सकते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा, तो आपके कमेंट में किए गए जो आपके प्रॉब्लम्स है, जो डाउट है, जो समस्या है, उसके ऊपर मैं वीडियोज आपको बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके इस चैनल का सदस्य बनिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, और ये इंपॉर्टेंट सेशन आप सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर आप यूपी पीसीएस या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्लास लेना चाहते हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें जीके जीएस बाय प्रबल सर यूट्यूब चैनल, जहां पे आपकी सारी सब्जेक्ट की मास्टर क्लासेस आपकी हो रही है, सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो आप सभी का लाइव सेशन में इंतजार रहेगा। आप सब लोगों का कमेंट मैं बिल्कुल पढ़ता हूं, एक एक कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया जो है वो मैं समझना चाहता हूं, उसको नजदीक से, उसको सूक्ष्म निरीक्षण करके उसके ऊपर और क्या ज्यादा बेहतर आपका मतलब मेरा प्रयास होना चाहिए, उसको मैं करने की कोशिश करता हूं। अगर मेरा प्रयास आप सब लोगों को अच्छा लगता हो, कोशिश अच्छा लगता हो, मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आती हो, तो आप आज ही इस सेशन को
शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक साथी हमारे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।